नमस्कार। मैं प्रबल प्रताप शाही और हम लोग आज किसान आंदोलन को लेकर एक वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न किसान संगठनों के लोग और वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग जुड़े हुए हैं, जो किसान आंदोलन के बीच में कार्य करते हैं, किसानों के बीच में कार्य कर रहे हैं। और पिछले 6 महीने से ऊपर हो गया किसान आंदोलन, करीब 200 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को। दिल्ली में तमाम बॉर्डरों पर और विभिन्न देशों के तमाम जगहों पर किसान आंदोलन चल रहा है इन काले कानूनों की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर। लेकिन ये सरकार जो है अभी इस विषय पर कोई भी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। कोई कॉन्क्रीट कोई उनका सोल्यूशन उनकी तरफ से नहीं आ रहा। किसान आंदोलन भी अपने तरीके से लड़ रहे हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर कि किसान आंदोलन कैसे चल रहा है और आगे की क्या भविष्य में इसका रणनीति हो, इसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर से एआईकेएमएस के सेक्रेटरी पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं। मैं चाहूंगा पुरुषोत्तम शर्मा जी से शुरुआत करें। पुरुषोत्तम शर्मा जी, किसान आंदोलन के क्या हाल है इस समय वर्तमान में और क्या आगे की रणनीति है, क्योंकि आप एसकेएम के भी मेंबर हैं, एसकेएम की बैठकों में आप रहते हैं। आगे की रणनीति के विषय में बताइए और क्या आगे के जो नो वोट टू बीजेपी कैंपेन है, क्या उस कैंपेन पर भी कोई यूपी को लेकर और बाकी राज्यों को लेकर कोई रणनीति बनी है? ये जो आंदोलन है हमारा, अब किसानों का जो दिल्ली में मोर्चा है, ये 200 दिन पूरे करने जा रहा है परसों। और शायद जन आंदोलनों के इतिहास में या किसान आंदोलन के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा मोर्चा जो है इतने लंबे समय तक ये एक मिसाल है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितने दिन गुजरते जा रहे हैं, सरकार की अपेक्षा के विपरीत, सरकार सोचती थी कि शायद किसानों में निराशा आएगी, उनका उत्साह कम होगा, किसान लौटने लगेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किसानों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और उनका जो मनोबल है वो कहीं से गिर नहीं रहा है, बल्कि किसानों की संकल्प शक्ति और मजबूत हो रही है। और अब तो किसान जो पहले कहते थे कि हम तो 6 महीने के लिए आए हैं, अब किसानों ने ये मूड बना लिया है कि शायद हमें अब जो है मई 2024 तक ऐसे ही लड़ना होगा। और इसलिए अब मई 2024 तक दिल्ली के मोर्चों पर डटे रहने का मन बना करके और उसी तैयारी के साथ अब किसान अपने आंदोलन की रणनीति को सजा रहे हैं। तो एक तो ये बात है। और जैसे अभी कुछ साथियों का था कि भाई इन 3 कानूनों के बारे में भी थोड़ा बातचीत हो, तो मुख्य बात तो ये है कि कानूनों के बारे में खैर तमाम बातें आई हैं बहुत विस्तार से। पिछले 8 महीने 9 महीने से जो है इन कानूनों पर देश भर में चर्चा हो रही है। बावजूद इसके जब हम लोग इसको कर रहे हैं, कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो इतना जरूर हम लोग कहेंगे कि ये जो तीनों कानून हैं, ये तीनों कानून इस देश के अंदर खेती किसानी की गुलामी के दस्तावेज हैं। और ये तीनों कानून जो है, जो हमारी इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश है, और उस देश की जो खाद्य सुरक्षा है, जहां 70% से ज्यादा लोग अभी भी जो है सस्ते खाद्यान्न के लिए पीडीएस सिस्टम पर निर्भर हैं, तो उन सब को जो है बाजार के हवाले करने की और हमारे खाद्यान्न को जो है वो बड़े कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों के गोदामों में पहुंचाने के ये कानून है। तो अगर हम लोग ये देखें कि इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, जैसे सरकार बार बार जो है जो प्रचार करती है, जो उनके गोदी चैनल प्रचार करते हैं या जो उनके जो अपने अखबार हैं प्रचार करते हैं कि भाई दिल्ली में तो किसान नहीं बैठा है, दिल्ली में तो व्यापारी बैठे हैं, दिल्ली में तो दलाल बैठे हैं और उनके साथ कुछ धनी किसान हैं। तो ये बात साफ हो जानी चाहिए कि ये जो लड़ाई है, दरअसल में इन कानूनों का जो सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, वो झेलना पड़ेगा इस देश के गरीबों को, इस देश के भूमिहीनों को, खेत मजदूरों को, ग्रामीण और शहरी गरीबों को सबसे बड़ी मार इन कानूनों की पड़ने जा रही है। दूसरी मार पड़ने जा रही है किसानों पर।
और किसानों में भी मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े फार्मर हैं जिनके पास हजारों हजार एकड़ की लैंड होल्डिंग है, उन पर इन कानूनों का कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। इन कानूनों का असर पड़ने जा रहा है इस देश के जो गरीब किसान हैं, इस देश के जो मध्यम किसान हैं और इस देश का जो धनी किसानों का एक छोटा हिस्सा है, उस पर जो है इसका असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून ये लेकर के आए हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट खेती के कानून से होने क्या जा रहा है। अभी दरअसल में क्या दिक्कत है कि हमारे देश के अंदर अभी भी हमारी जो घाटे की खेती है, इस घाटे की खेती के चलते हमारे जो मध्यम किसानों का जो है खेती से विमुख होता रहा है और खेती से विमुख होने के कारण जो है वो अपनी जमीन को बटाई पर या ठेके पर जो है दे रहा है। और हमारी लगभग 50% जमीन पूरे देश भर में बटाई या जो है ठेके पर जा चुकी है। लेकिन ये जो बटाई और ठेके पर अभी जमीन गई है, ये जमीन किसने ली है? ये गांव का जो कल तक का खेत मजदूर हमारा था, ये जो गांव में दलित है, ये जो गांव का गरीब मुसलमान है, ये जो गांव का गरीब किसान है जिसका एक छोटे टुकड़े में गुजारा नहीं होता है, वो अपने पारिवारिक श्रम को लगा करके इस खेती को बटाई पर कर रहे हैं या ठेके पर कर रहे हैं। तो यानी कि जो जमीन ठेके पर बटाई पर जा रही है, वो इस देश का गरीब किसान, इस देश का जो भूमिहीन है, खेत मजदूर है, वो कर रहा है अपने पारिवारिक श्रम को लगा करके उस घाटे की खेती में उसकी लागत कम हो जा रही है। और दूसरी तरफ वो एक दो जानवर उसके सहारे पालता है तो थोड़ा दूध बिक जाता है, इसके चलते उसकी आजीविका थोड़ा चलने लगती है। जो वो मजदूरी से चलाता था उसको वो ऐसे चलाना शुरू किया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून जब किसानों को बड़ी कंपनियां जब इस फील्ड में आएंगी, तो बड़ी कंपनियां आएंगी तो सबसे पहले तो वो किसानों को लालच देंगी। जैसे देखिए हरित क्रांति ने ऐसा नहीं है कि नुकसान ही नुकसान किया, नुकसान तो बाद में पता चला हरित क्रांति का, लेकिन शुरुआती दौर में तो हरित क्रांति ने मुनाफा दिया किसानों को और उसी मुनाफे से पंजाब हरियाणा के लोगों ने अपने बच्चों को थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लिया और वो पढ़ करके बच्चे जो हैं नौकरी के क्षेत्र में, विदेशों में, दूसरे व्यवसायों में चले गए। और आज जब वो खेती घाटे में चली गई है तो अपने घर को मेंटेन करने में वो बड़े सहारा बन रहे हैं। तो उसी तरीके से आप देखिए तो इस कॉन्ट्रैक्ट खेती के कानून के जरिए जब बड़ी कंपनियां, बड़े प्लेयर जब खेती के क्षेत्र में आएंगे तो वो सबसे पहले किसानों को लालच देंगे कि भाई ये जो बटाईदार आपको दे रहा है, ये जो ठेके में जो गरीब किसान ने आपसे लिया है, खेत मजदूर ने लिया है, इससे हम आपको ज्यादा देंगे, ये जमीन हमको दो। और लालच में किसान पहले उसको जमीन दे देगा। तो ये सबसे पहले वो बेदखल होने वाला है, क्योंकि ज्यादा लालच में फिर किसान वहां देगा और किसानों को तो बड़ी कंपनियां जब फांसेंगी तो उसको 10 से 20 साल लगेगा उनकी जमीन को हड़पने में, उनको फांसने में। लेकिन शुरू में वो मुनाफा देंगे ताकि ये जो बड़े पैमाने पर जो ठेके पर खेती गई है, बटाई पर खेती गई है, उससे इन गरीबों को पहले बेदखल किया जाए और थोड़ा लालच दे करके किसानों को फांसा जाए। तो इस तरीके से देखिए तो इस देश का जो शासक वर्ग कह रहा है, सरकार जो कह रही है कि भाई उसने हर फील्ड में जो है उदारीकरण की और आर्थिक सुधार के जो है योजनाएं लागू कर दी है, नीतियां लागू कर दी है। कृषि क्षेत्र ही वो कह रहे हैं एक बचा हुआ है जहां वो ये आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीतियों को लागू करना चाहते हैं पूरी तरीके से। तो ये जो आर्थिक सुधार के कार्यक्रम है, अगर आप देखें तो जिन जिन फील्ड में ये आर्थिक सुधार के कार्यक्रम लागू हुए हैं वो तो सब तबाह हो गए आर्थिक रूप से। जीडीपी ग्रोथ पिछले साल अगर हमारी जो है -24 तक गिरी अगर किसी तिमाही में, तो उसका कारण तो वो आर्थिक सुधार ही थे। और एक फील्ड जहां आपके आर्थिक सुधार कंप्लीट नहीं थे वो था एग्रीकल्चर का फील्ड। इसी ने जो है जीडीपी ग्रोथ को जो है एग्रीकल्चर में ही 3 से 4% तक बची रही है। तो ये अब इनकी नजर असल में इसको भी तबाह करने की है। तो इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि एक तो ये है कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो नुकसान है वो न सिर्फ किसानों को बल्कि उससे बड़े पैमाने पर जो है वो जो भूमिहीन और खेत मजदूर है, जो दलित है, जो गरीब मुसलमान है, जो अभी बटाई पर उस जमीन को लेकर के अपना आजीविका चला रहा है, वो सबसे पहले इससे जो है उस पर हमला होने वाला है। इसलिए एक तो ये हमको इससे समझना है।
दूसरा यह है कि हमारे देश के अंदर दरअसल में इन नीतियों के चलते ये जो करने जा रहे हैं वो अमेरिकी पैटर्न पर भारत की खेती को ले जाना चाहते हैं। और अमेरिकी पैटर्न क्या है कि वहां जो है पहले 40% आबादी खेती में थी और आज मुश्किल से 2% आबादी जो है वहां खेती में रह गई है, क्योंकि खेती भी वहां अब कंपनियां करती हैं। तो ये जब कंपनियां करती हैं और पूरी तरीके से कंपनियों का ही वर्चस्व जो है वहां के पूरे एग्रीकल्चर पर है, वहां के पूरे जो है उस पर जो खाद्य जो मार्केट है उस पर है। तो इस पैटर्न पर ये भारत के पूरे इसको ले जाना चाहते हैं और इसीलिए जो ये मंडी कानून दूसरा लेकर के आए हैं, जो मंडी से संबंधित इन्होंने कानून में बदलाव किया है और नया कानून लेकर के आए हैं कि एक पैरेलल मंडी की ये बात कर रहे हैं। तो पैरेलल मंडी दरअसल में क्या है कि अभी तक जो एमएसपी पर खरीद होती है, सरकार कह रही है एमएसपी लागू रहेगी। एमएसपी पर जो खरीद होती है वो खरीद होती है तब जब केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को कैश क्रेडिट दिलाती है रिजर्व बैंक से। तो जब रिजर्व बैंक कैश क्रेडिट जो है राज्य सरकारों को देता है तो राज्य सरकारें फिर, जैसे पंजाब और हरियाणा में जब हरित क्रांति के बाद उत्पादन ज्यादा हुआ, वहां के किसान लड़े और लड़ने के बाद जब उन्होंने एमएसपी पर खरीद की गारंटी की लड़ाई लड़ी तो उसको राज्य सरकारों के पास न इतने संसाधन होते हैं, न उनके पास उसकी खपत का कोई जो है इतना बड़ा मार्केट होती है। तो अंततः इसको लेना तो केंद्र सरकार को है। तो एक तो ये क्या करते हैं कि कैश क्रेडिट दिलाते हैं राज्य सरकारों को, जिससे राज्य सरकारें किसानों की फसल को जो है वो एमएसपी पर खरीदती है और फिर उसके बाद एफसीआई जो है उस फसल को राज्य सरकारों से ले लेता है। तो ये एक चक्र है। जिन राज्यों में सरकार कैश क्रेडिट नहीं देती है, देखिए पंजाब हरियाणा को छोड़ करके बाकी राज्यों में कैश क्रेडिट जो है राज्यों को नहीं मिलता है इतना, इसलिए वहां खरीद भी नहीं होती है। जहां पर थोड़ा बहुत किसान लड़ता है वहीं पर थोड़ा बहुत खरीद होती है, बाकी मैक्सिमम राज्यों में एमएसपी पर इसीलिए खरीद नहीं होती है। तो एक तो बात साफ है कि भाई अगर ये कह रहे हैं कि हमने जो है एमएसपी खत्म नहीं की है, तो एमएसपी तो ऐसे खत्म होनी है कि अभी रिजर्व बैंक और नीति आयोग के बीच एक बातचीत हुई है और जिसमें इन्होंने ये तय किया है कि आने वाले समय में ये राज्यों को एमएसपी पर खरीद के लिए जो कैश क्रेडिट देते हैं वो कैश क्रेडिट अब बंद किया जाएगा। तो अगर एक आध साल के बाद वो कैश क्रेडिट अगर हरियाणा और पंजाब को मिलना बंद हो जाता है तो हरियाणा पंजाब भी फिर एमएसपी पर खरीद नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने आप में जो है प्राइवेट प्लेयर के पास चला जाएगा। आज भी देखिए ये कह रहे हैं कि मंडी कानून जो इन्होंने नया लेकर के आए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ उसको लागू करने के रास्ते तलाश लिए। फसल खरीद के लिए नए नियम अभी एफसीआई के जरिए इन्होंने जो है लागू करवाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कर दिया कि 30 क्विंटल से ज्यादा किसी किसान से इन्होंने गेहूं इस बार नहीं खरीदा, जो एक खाते का है। एक खाते पर 30 क्विंटल जो है मैक्सिमम हम खरीदेंगे एमएसपी पर जो है इन्होंने कहा। और पंजाब के अंदर इन्होंने कह दिया कि 1 एकड़ पर 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। पंजाब में तो 21-22 क्विंटल 1 एकड़ में होती है। तो बाकी कहाँ जाएगा, बाकी चला जाएगा प्राइवेट गोदाम में, बाकी प्राइवेट प्लेयर के पास जाएगा। दूसरा जो 50% जो हमारा, जिसको मैं कह रहा हूँ बटाई पर किसान है, जो ठेके पर किसान है, उसके नाम पर तो जमीन है नहीं, तो वो जब फसल को लेकर के मंडी में जाता है तो उसके बाद वो जमीन का कागज नहीं, उसके ये फसल खरीदते नहीं है। तो उसके अगर इन्होंने फसल नहीं खरीदी इस बार, जब उन्होंने कागज का जो है शर्त लगा दी है कि जमीन के कागज आपको देने होंगे, तो 50% उत्पादन तो आपका ऐसे ही प्राइवेट प्लेयर के लिए आपने जो है उपलब्ध करवा दिया है, जबरदस्ती लोगों को जो है प्राइवेट मंडी में धकेल दिया है। तो ये साजिशें इसके जरिए हो रही हैं। और तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है में जो इन्होंने संशोधन किया है, वो तो अभी जो तेल की कीमत, हम खाद्य तेल की, सरसों के तेल की आज 200 रुपए कीमत चुका रहे हैं लोग, तो ये इससे ही समझ सकते हैं कि जो इन्होंने तेल को, तिलहन को, खाद्य तेल को, तिलहन को, आलू, प्याज या मान लिया जाए अनाज को उससे बाहर किया है और तमाम का बड़े पैमाने पर स्टोरेज करने की जो है छूट दे दी है। तो आप जानते हैं कि इस देश के अंदर जो है अडानी अभी जो है खाद्य तेल का सबसे बड़ा व्यापारी इस देश के अंदर है, मार्केट पर सबसे ज्यादा उनका कब्जा है। और किसानों का जो है इस बार जरूर सरसों एमएसपी से थोड़ा ज्यादा बिकी है,
लेकिन वो बिकी है 50 से लेकर के 5200 रुपए क्विंटल तक। लेकिन जो है तेल के दाम उसके बाद ज्यादा बढ़े हैं। पिछले साल तो सरसों जब 4400 रुपये एमएसपी थी, तब इन्होंने 2700 रुपए में लूट ली पूरे देश के किसानों से। 2700 रुपए से ज्यादा जो है सरसों का लोगों को नहीं मिला। उसी तरीके से आप देखेंगे, जैसे एमएसपी की भी बात हो रही है, अभी सरकार कह रही है हमने एमएसपी बढ़ा दिया है। तो ये जो बढ़ाने की बात है एमएसपी की, मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अभी भी करीब करीब 90% से ऊपर किसान जहां लड़ भिड़ करके थोड़ा बहुत 10% के आसपास जो है अगर एमएसपी पर अपनी फसलों को बेच पाते होंगे। बाकी लोगों का गेहूं तो लुट गया है 1400-1500 रुपए क्विंटल में पूरे देश के अंदर। पिछले जो धान का सीजन हमारा गया, एमएसपी हमारी 1860 रुपए थी मोटे धान की। लेकिन बासमती का धान, जो बासमती है जिसको हमारा शहरी उपभोक्ता 80 रुपए से लेकर के 120-25 रुपए किलो के हिसाब से जो है पैकेट में खरीदता है, तो वो बासमती 1400-1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसानों का लूट गया पिछले साल पूरा का पूरा। और इस साल भी वही होगा आने वाले समय में। तो ये जो एमएसपी का हाल है जी। पुरुषोत्तम जी, आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से किसान आंदोलन की रूपरेखा बताई है, किस तरीके से तीन काले कानूनों का असर किसानों पर और भूमिहीन बटाईदारों पर और आम आदमी पर, जो मिडिल क्लास है, उस पर पड़ रहा है, उसके बारे में विस्तृत आपने। इसके लिए अभी फिर से वापस आपके पास आएंगे क्योंकि हमारे पास वक्ता और भी हैं और हमारे पास आधे घंटे से ऊपर का समय है। तो मैं कहूंगा कि अगले राउंड में हम आपके पास फिर से कुछ सवाल लेकर आएंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह जी भी हैं, जो गोरखपुर और उसके अंचल से बहुत ज्यादा परिचित हैं। मनोज सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में, खासकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश, खासकर जिसे हैं अवध, वहां पर किसान आंदोलन की व्यापकता देखी जा रही है। आपकी नजर में क्यों नहीं इस तरह का आंदोलन में जो धार आनी चाहिए थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासकर गोरखपुर क्षेत्र और बनारस के इलाके में, उसमें उतनी ज्यादा धार हमें नहीं देखने को मिल रही? क्या आगे आप लोग भी, क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं, तमाम सामाजिक संगठन और किसान आंदोलन से संगठनों से आपका भी वास्ता रहा है, आप कैसा देख रहे हैं कि कैसे किसान आंदोलन इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़ेगा? प्रबल जी, हाँ जी, ये कहना ठीक होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जरूर किसानों का आंदोलन का वो ताप और तेजी उस तरह से नहीं दिखी जैसे हरियाणा, पंजाब या पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक स्तर पर दिखी थी। लेकिन इस किसान आंदोलन का जो प्रसार है वो धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होने लगा था। आपको मैं बताऊं कि जो यहाँ 3 बड़ी सभाएं जो हुई, जिसमें नरेश टिकैत जी आए थे मुंडेरवा में, बस्ती जिले के, और फिर बाराबंकी में, और फिर राकेश टिकैत आए, और खुद पुरुषोत्तम जी भी थे बलिया के मनियर में जो किसान सम्मेलन हुआ था। और वहाँ पर जिस बड़ी संख्या में किसानों की जुटान वहाँ देखी गई, और बहुत कम समय में वो तैयारी के बाद भी उन लोगों ने किया था और बहुत सारी कठिनाइयों के बीच किया था। लेकिन किसानों की जितनी बड़ी संख्या देखने में आई थी और जुटी थी, उससे लगा कि किसान आंदोलन पूर्वी प्रदेश के भी हर जिलों में वो अपनी छाप छोड़ने में थोड़ा सी आवाज थोड़ी सी आपकी धीरे आ रही है। अच्छा, तो ये उसका असर इधर भी वो होने लगा था। ये कोविड की दूसरी लहर में वो चीज थोड़ी रुक गई, आगे नहीं बढ़ के पाई। लेकिन इन 3 किसान रैलियों में, खासकर मुंडेरवा और बलिया के जो मनियर में हुआ था, वहां पर मैं दोनों जगह गया था देखने के लिए। तो वहां पर इससे लगा कि ये किसान आंदोलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अपनी एक असर हो रहा है उसका, और आगे चलकर ये यहाँ पे भी मजबूत होगा। और एक जरूर है कि एक लंबे अरसे तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों के संगठन उतने मजबूत नहीं रहे हैं। जरूर भारतीय किसान यूनियन भी एक समय उसका मजबूत था, लेकिन बाद में उसकी कमजोरी भी आ गई। और भी जो किसान संगठन हैं वो उतने मजबूत नहीं है जैसे पश्चिम में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में है। तो इसलिए वो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो जल्दी से उसकी गति नहीं बन पाई। लेकिन किसानों के अंदर ये एक चर्चा का विषय जरूर बन गया था कि जो ये 3 कृषि कानून है उसका क्या असर होगा। ये गांव-गांव में उस पर लोग चर्चा कर रहे थे। और आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले भी किसानों के आंदोलन होते रहे हैं।
आपको बुंडेरवा में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर आंदोलन हुआ था, जिस पर पुलिस ने गोली चलाई थी, 3 किसानों की मौत हुई थी। फिर रामकोला में भी किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें 2 किसानों की गोली से मृत्यु हुई थी, फायरिंग हुई थी, पड़ौना में भी। तो यहाँ पर गन्ना किसानों का एक जरूर एक आंदोलन हमेशा रहा है और वो मजबूत है। और आप देखिए कि गन्ना किसानों की हालत क्या है पूरे उत्तर प्रदेश में कि गोरखपुर परिक्षेत्र में ही इसी सीजन में करीब करीब 175 करोड़ रुपए का भुगतान अभी भी बकाया है। और गोरखपुर, बस्ती और आसपास के जिलों में जहां पर करीब करीब 24 चीनी मिलें थी, वो पिछले लंबे अरसों से बंद है। आपके कुशीनगर जिले में 10 चीनी मिलों में से 5 चीनी मिलें बंद है। देवरिया में 4 चीनी मिलों में से 3 बंद है। खुद गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का इलाका है, वहाँ भी 2 चीनी मिलें, धुरियापार और सरदारनगर की चीनी मिल के बंद है। महाराजगंज में एक ही चीनी मिल चल रही है। आपके बस्ती सिद्धार्थनगर में तो चीनी मिल का शिलान्यास हुआ जो आज तक बन नहीं पाया। इसी तरह से खलीलाबाद में कुछ संत कबीर नगर जिला है, वहाँ पे एक ही चीनी मिल है, वो भी बंद है। और आप देखिए कि गन्ना किसानों में काफ़ी स्थिति खराब है उनकी, कि 3 साल से उनका कोई रेट नहीं बढ़ाया, 325 ही रुपया और जो परमार्थदात्री मूल्य होता है वही रखा। इसके अलावा पिछले साल जो एक तो भारी वर्षा से और जो गन्ना किसान जो सबसे ज़्यादा जो वैरायटी यूज करते हैं, जो कि लगभग 90% यूज करते हैं, CO 238, उसमें एक जेनेटिक प्रॉब्लम आई है जिसको ललका कैंसर कहते हैं गांव की भाषा में। उससे बड़े पैमाने पे फसल खराब हुई है। और आप लेकिन फसल बीमा योजना में गन्ने की फसल नहीं है। इसलिए पिछले आप पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसका कोई सर्वे नहीं कराया गया। जब पिछले साल मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी इस पर, तो जब ये बात उठी तो गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो सर्वे हुआ उसमें पाया गया कि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा गन्ने की फसल खराब हो गई है, लेकिन उन किसानों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। और एकाएक एक आदेश दे दिया गया कि ये जो है वैरायटी जो है जिसमें ये खराबी आ गई है उसको न बोए किसान, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट में कौन से वैरायटी बोए वो उपलब्ध ही नहीं है। तो इस पूरे इलाके में जो कि गन्ना का एक बड़ा बेल्ट रहा है और इसने यहाँ के इलाके में एक लोगों को रोजगार से जोड़ा है, एक समृद्धि भी देती, लेकिन आज जो सरकार की जो कहती है ना, यूपी की सरकार को उसने किसानों के लिए बड़ा काम किया है, उसकी मैं हालत बता रहा हूँ कि आज गन्ना की खेती लगभग खत्म होने की कगार पे पहुंच गई है, क्योंकि जिन किसानों के पास वो वैरायटी है वो बो नहीं सकते, क्योंकि उसमें लो लैंड में काफी जल जमा होता है, वो खराब हो गए, दूसरी वैरायटी उपलब्ध नहीं है। इसलिए गन्ने का फसल का इस बार का रकबा जो है वो बहुत ही कम होने जा रहा है। और आगे चल के ये एक गन्ने की खेती पूरे उत्तर प्रदेश में एक क्राइसिस में जाने वाली है, लेकिन सरकार को अब तक इस संकट का कोई पता तक नहीं है। और पूरे गन्ने को फसल बीमा योजना में नहीं रखा। और फसल बीमा योजना का क्या हाल है कि आप पूरे प्रदेश में करीब करीब 43 लाख किसानों से फसल बीमा का प्रीमियम बीमा कंपनियों में गया है, और वो करीब करीब आपका 1617 करोड़ रुपया, मैं 2020 और 21 का ये डेटा बता रहा हूँ जो रबी और खरीफ फसल का है, कि 43 लाख किसानों का जो प्रीमियम जमा हुआ है, जिसमें कृषकों का भी अंश है और सरकार का भी अंश है, वो 1617 करोड़ हो जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि क्षतिपूर्ति का भुगतान कितना हुआ है, तो वो करीब करीब 70,000 किसानों का ही जो है वो 603 लाख रुपए, यानी कि 6 करोड़ रुपए से कम हुआ है। तो ये फसल बीमा योजना भी एक लूट की ही शिकार है कि इसका कोई फायदा किसानों को, गरीब किसानों को कोई मिल नहीं रहा है। तो ये किसानों की हालत पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और विशेषकर जो गन्ना किसान हैं उनको समय से ही सरकार ने कहा था, बीजेपी की सरकार ने, कि वो निश्चित करेगी कि वो समय से गन्ने का भुगतान हो, और लेकिन आज तक वो इंश्योर नहीं हो पाया। पिछले कई सीजन का पुराना बकाया तो है ही, इस सीजन का भी। और ये सरकार कितना छिपा रही है अपने वेबसाइट पे, जो गन्ना की जो वेबसाइट है शुगर केन डिपार्टमेंट की, उसमें पिछले साल से जब ये सवाल उठने लगा कि आपने का इतना करोड़ रुपया बकाया है, तो उस वेबसाइट पर उसने गन्ने के बकाया का जो डिटेल देना है वो बंद कर दिया है। ये पिछले करीब 1 साल से वो बकाया का डिटेल नहीं, उसमें ये तो बताती है सरकार कि उसने इतना भुगतान किया है, लेकिन कितना बकाया है वो उसको नहीं बताती है, और उस आंकड़े को भी छिपाने का काम करती है, जैसे अन्य मामलों में छिपाने काम करती है, कि जिससे लोग एक सवाल ना उठा सके। लेकिन जो भी गैर सरकारी सूत्रों से पता चला है कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा किसानों का
जो गन्ने का है वो अभी भी बकाया है। और ये सवाल जो है यहाँ के भी किसानों को मथ रहा है। और मेरी जानकारी में थी कि बहुत सारी सभाएं जो है जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, मोर्चे पे चल रहा है, उसके समर्थन में जगह जगह लोग यहाँ पर पिपराइच में, कप्तानगंज में, रामकोला में और दूसरे जगहों पर किसान ने अपने अपने तरीके से आंदोलन को समर्थन देते हुए धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था। और वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ के भी किसानों में बन रहा था, जो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। कोविड के वजह से जरूर उस पर एक थोड़ी गति रुकी है, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, मुंडेरवा और बलिया की सभा में दिखा था, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में, खासकर जब 1-2 महीने के बाद स्थितियां सामान्य होंगी और सभी गतिविधियां सामान्य होंगी, तो एक किसानों की फिर से एक नई ऊर्जा और एकजुटता जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राकेश सिंह चौहान जी ने, और वो काफी दिनों से, जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से ये अवध क्षेत्र में और बाराबंकी के इलाके में, हरदोई के इलाके में काफी बढ़िया किसान संगठन कार्य कर रहा है किसानों के बीच में। मैं राकेश सिंह चौहान जी से जानना चाहूंगा, राकेश सिंह चौहान जी उत्तर प्रदेश के अब जो, जैसा भी मनोज सिंह जी ने बताया कि पूर्वांचल में धीरे धीरे अब किसान आंदोलन की शुरुआत शुरू हो गई है और तमाम रैलियां हो रही हैं। आपकी दृष्टि से अवध क्षेत्र से लेकर पूर्वांचल क्षेत्र के किसान आंदोलन में भागीदारी किसानों की कब तक ज्यादा होगी? जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अवध क्षेत्र के उधर वाले बरेली और शाहजहांपुर के जो किसान जो आंदोलनों में लगे हुए, उसमें की भूमिका आप कब तक देख रहे हैं, कब तक सक्रिय होगी? और एक और सवाल आपसे है, आप तो वैसे किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, नो वोट टू बीजेपी कैंपेन जो एसकेएम चाह रहा है चलाना, क्या उसकी कुछ असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? ऐसा है कि जैसे कि भी मनोज भाई ने बताया, कोरोना महामारी की वजह से आंदोलन में कुछ सुस्ती जरूर आई, और वो सुस्ती अब अनलॉक होने के बाद वो सुस्ती समाप्त होगी। अगर कहीं से अनलॉक भी पूरी तरह से न हुआ, तो जैसा कि देखने को मिल रहा है, सरकार के मंत्री, संगठन के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गांव-गांव में जाके अपनी विफलता को छिपाने के लिए कोरोना दवाई और मास्क वितरण के नाम पर अपनी पार्टी का कैंपेन करना जिस तरह से शुरू कर दिए हैं, ये हम लोग वॉच कर रहे हैं। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन करके पूरे उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़े आंदोलन को पुनः जागृत कराने का काम किया जाएगा। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्योंकि इस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र का निवासी हूं। पूरे विश्व में आम का 70% पैदावार हिंदुस्तान में होती है, और हिंदुस्तान की 70% की पैदावार में 40% की पैदावार उत्तर प्रदेश के से होती है। और खासकर मलिहाबाद, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ये आम उत्पादन के क्षेत्र हैं। 3 साल हो गया है आम के किसानों को, 2 साल तो लॉकडाउन की वजह से किसानों का आम सही तरह से बिक नहीं सका, मार्केट नहीं मिली, किसानों का बहुत नुकसान हुआ। आम के किसान का 1 बीघे लगभग 25,000 रुपए की लागत आती है, और इस समय जो स्थिति है, 1 बीघे में मुश्किल से 10 से 15,000 रुपए उनको वापसी मिल रही है।
लागत भी नहीं निकल रही है। मुनाफा तो जमीन की लागत छोड़ दीजिए, साल भर की मेहनत छोड़ दीजिए, जो दवा छिड़काव, जुताई, खोदाई, आम की तोड़ाई और पानी, ये लागत भी किसानों की नहीं निकल पा रही है। और इसके अलावा आम का किसान, ये आम के जो पेड़ है, ये तो किसानों की कॉमर्शियल फसल है। इन पे आज तक इसका किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिला है, आम की फसलों का बीमा नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो वन विभाग के नियम, आम किसान जो है अपने पौधे लगाता है, तैयार करता है, जब तक फसल देते हैं पौधे, आम लेता है किसान, उसके बाद जब काटने का समय आता है, जब पेड़ बूढ़े हो जाते हैं, तो उन पे वन विभाग के कानून लागू होते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात कही जाती है। सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा विगत 5 सालों में अरबों पौधे लगाए गए हैं, अरबों हजार करोड़ रुपए खजाने से खर्च हो गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकतें है कि साल में सरकार के द्वारा जितने भी पौधे लगाए जाते हैं, उनमें से 90% पौधे आने वाले अगले वर्ष तक जीवित नहीं रहते हैं। सरकार, और ये जो पौधे लगाए जाते हैं, इसमें से 70% पौधे तो केवल भ्रष्टाचार और कागज पर ही खरीदे और लगाए जाते हैं। और पर्यावरण सुरक्षा के लिए किसान के पौधों के ऊपर वन विभाग का कानून लगाया जाता है, जो किसानों के साथ सरासर अन्याय है। आम का किसान पूरी तरह से भुखमरी की कगार पर है, और आम के किसानों को लेके लखनऊ में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी प्रदर्शन करके किसानों को न्याय दिलाने का काम कराया जाएगा, और यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश में सोए हुए या सुसुप्ता अवस्था में आंदोलन को बल मिलेगा, और दिल्ली से जो भी आह्वान हो रहा है, उत्तर प्रदेश में उसका किसान संगठनों के द्वारा अक्षरशः उसमें सहयोग करने का काम किया जा रहा है। जैसे कि आपने कहा वोट का कैंपेन, आज अगर हिंदुस्तान में, ये तो हमारी समझ में सन 1952 आजादी के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया जा रहा है, किसान उसको लेना नहीं चाह रहा है, और जो किसान लेना नहीं चाह रहा है, उसको प्रधानमंत्री के द्वारा जबरदस्ती दिया जा रहा है। और आज जो किसानों के ऊपर जबरदस्ती प्रधानमंत्री के द्वारा थोपा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और लगभग 6 महीने से जो किसान सड़कों पर लेटा है, और प्रधानमंत्री या सरकार के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंची है। सरकार ने किसानों की मंशा के अनुरूप कहीं पर न काम करने की, न बात करने का प्रयास किया है। उसका एक ही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने वोट की ताकत इनको प्रदान की है, उसकी दम पर ये किसानों का शोषण करने पे बैठे हुए हैं। इसलिए लोकतंत्र में ताकत है तो केवल वोट की ताकत है। अगर जनता के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, व्यापारियों के पास, नौजवानों के पास, छात्रों के पास ये ताकत संविधान ने इनको दिया है, तो इसी की दम पर अगर ये किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो वोट की ताकत से ही इनको किसानों की बात मानने के लिए मजबूर भी किया जाएगा। और वोट की ही ताकत से इनको कुर्सी मिलने का काम हुआ था। अगर इन्होंने किसानों की बात नहीं सुनी, ये अगर नौजवानों की बात नहीं सुनी, व्यापारियों की बात नहीं सुनी, मजदूरों की बात नहीं सुनी, तो वोट की ताकत से ही इनको कुर्सी छोड़ने पे भी, कुर्सी से हटाने का भी काम देश की आवाम, देश के किसान, देश के नौजवान और मजदूर करने का काम भी करेंगे। बहुत अच्छी रणनीति आपने बताई कि उत्तर प्रदेश में नए तरीके से किसान आंदोलन को बनाने के लिए लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है।
मेरा अगला सवाल जो है, हमारे साथी हैं आत्मजीत सिंह, वो रहने वाले मूलतः सीतापुर के हैं और सीतापुर में भी किसान आंदोलन के बीच में वो उन्होंने कार्य किया है, काफी किसान संगठनों के साथ मिलकर, वहां पर मैं भी था इनके साथ। आत्मजीत भाई, जिस तरीके से किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, आने वाले समय में सीतापुर अवध क्षेत्र और आप अभी दिल्ली में भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के भी कुछ किसान संगठनों से आपका संपर्क हुआ है। क्या है रूपरेखा, आगे रणनीति क्या है? और ये जो सरकार जिस तरीके से अभी आश्वासन दे रही है कि हम फिर से बात करेंगे, उसको मैं पुरुषोत्तम जी से भी बात करूंगा, संदीप जी से, जो कि संक्षिप्त में बात करें 3 से 4 मिनट में अपनी बात को, क्योंकि समय कम है। आदित्य भाई, इस आगे की रणनीति को लेकर, आंदोलन की रणनीति को लेकर क्या आपके दृष्टिकोण क्या है? ये जो किसान आंदोलन है, ये एक बहुत ही सीरियस विषय है, क्योंकि इसमें पिछले साल 5 जून को नोटिफिकेशन कर दी गई 3 कृषि कानूनों की, जिसमें कोई भी किसान यूनियन या कोई भी किसान के रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसल्ट नहीं किया गया। और जब उसकी नोटिफिकेशन हुई तो किसानों ने उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद उन्होंने हरियाणा पंजाब में प्रदर्शन भी किए, पर इनके सरकार, केंद्र सरकार के और वहां की राज्य सरकारों ने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो किसानों ने ये डिसाइड किया कि अब हम दिल्ली के बॉर्डर पे जाएंगे, और वो 27 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर पे आए। हरियाणा के किसानों ने उनकी मदद की, और यहाँ आकर वो जो आंदोलन था वो देशव्यापी हो गया कि यहाँ पे जो 4-5 लाख किसान यहाँ बैठे थे, वो उन 80 करोड़ लोगों के, उन 20 से 25 करोड़ परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे कि उन्होंने कहा कि ये काले कानून जो है आप वापस लीजिए और एमएसपी पे कानून बनाइए। अब एक बात को आप समझिए, बीजेपी ने ये कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। उनके कहने में और उनके सोचने में या करने में कितना फर्क आ जाता है कि जब वो कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को ये कहना चाह रहे थे कि तुमको तो एमएसपी पे हम सोर्सिंग कर ही रहे हैं एपीएमसी मंडियों के थ्रू। भाई, अगर 309 लाख मेट्रिक टन अगर गेहूं परचेज होती है, उसमें से 127 लाख मेट्रिक टन मध्य प्रदेश को छोड़ के बाकी तो सब पंजाब से ही प्रोसेस हो रही है, और यही बात जो है वो धान से रिलेटेड है। तो हम ये 3 कानून जो हैं, इनको इन अबेंस रख देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इन कानूनों में कुछ त्रुटियां हैं तो इसमें जितनी अमेंडमेंट करानी है करा लो, कानून वापस नहीं करेंगे। अगर वापस करेंगे तो ये हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में हार होगी, और पॉलिटिकली हम जो है उसमें मर जाएंगे। तो किसानों ने कहा कि नहीं, हम ये इनको अबेंस में रखने, क्योंकि हम तुमको ट्रस्ट नहीं करते। जब तुम ये काले कानून लेकर आए तो हमसे पूछ के तो लाए नहीं थे, तो इनको वापस करने में तुम्हें क्या हर्ज है? पहला विषय तो ये था। दूसरा विषय जो ज्यादा गुड़ विषय है वो है एमएसपी को लेके। अभी मैं राकेश सिंह चौहान जी को भी सुन रहा था, वो आम के दामों को लेके कि आम का किसान कैसे 2 साल से जूझ रहा है। पिछले साल कोरोना में दशहरी और लंगड़ा और सारी फसलें खराब हो। इस साल भी आप देखिए तो लंगड़ा दशहरी है नहीं अवेलेबल, दशहरी तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं, दशहरी का सीजन चल रहा है, पूरे देश में दशहरी अवेलेबल नहीं है, और उसकी ना खरीद हुई, ना उसकी बेच हुई, और ना वो मार्केट में उपलब्ध। तो जाहिर सी बात है कि जो फसल बिकी नहीं रही वो मिलेगी कैसे, और उसका दाम कहां से मिलेगा? दूसरा आप ले लीजिए लागत का मूल्य। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 वर्षों में 28 से 32% बढ़े। 96 रुपए लीटर डीजल हो गया है और 104 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। इसे विषय में उसी हिसाब से डीएपी का रेट भी इन्होंने पहले 1200 से 2500 किया, और 2500 करने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें हम 50% सब्सिडी देके फिर इसको 100% सब्सिडी देके फिर 1200 कर देते हैं। अब जो लोग अपना पैसा देके खरीदा है उनका नुकसान हो गया, और जो नहीं खरीद पाए वो आज लाइन लगा के खड़े हैं, 200-400 रुपए उनको घूस देनी पड़ती तब तो उनको डीएपी मिलती है। तो ये काला बाजारी और जो भी मिडल मैन जिसको कहते हैं, वो मिडल मैन जो है इसमें पैसा बना रहे हैं। और यही बात गेहूं की क्रय केंद्रों पे रही। क्रय केंद्रों पे इन्होंने पहले कह दिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, जैसे कोविन ऐप में इन्होंने वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात रखी, वैसे ही इन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पे गेहूं बेचने के लिए आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपको ओटीपी आ गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद वो किसी ना किसी कारणवश वो क्रय केंद्र पे आपकी गेहूं कहते हैं कभी मॉइस्चर ज्यादा है, कभी इसमें गड़बड़ है, कभी दाना छोटा है, वो बेचारा बनिए की दुकान पे 800-900 रुपए, 1000 रुपए में बेच के आ रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं, उसको अपनी अगली फसल लगानी है, उसको अपने बच्चे पालने हैं, वो कहां तक पैसा फंसा के बैठेगा, उसको अगले साल की सोइंग भी करनी है। तो इस वजह से
ये जो बीच का मिडलमैन है, जो बीच का बनिया है, वो इस सरकार में पैसा बना रहा है और उसका कट भी कहीं ना कहीं सरकार को जा रहा है। और इसमें जो मेन जो उत्पादक है, जो अन्नदाता है, वो मर रहा है। इस बात को हमको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको करूंगा अर्थव्यवस्था से लेकर। अर्थव्यवस्था की बात ये करता हूं कि पिछले साल 2016-17 में हमारा जीडीपी था 8%, आज घट के -7.2% आ गया है। मतलब जो 8% था उससे 16%, 17% हम लोग नीचे चले गए पिछले 5 सालों में। उससे हुआ क्या? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब जो 30% लोग शहर में जो अनएम्प्लॉयड हो गए, जो कम तनख्वाह पे भी काम नहीं कर पा रहे, वो वापस गांव देहात में आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो किसानी पे और खेती पे जो आमदन का बोझ है वो दुगना या तिगना हो गया। तो ऐसे में अगर लागत का मूल्य भी किसान को नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चे कैसे पालेगा और अपना घर कैसे पालेगा? वो तो जमीन बेचने पे मजबूर हो जाएगा। और सरकार चाहती यही है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में जैसे ये जमीनें हथियाना चाहती थी, आज ये आपकी फसलें हथियाना चाहती है। और आपकी फसलें हथियाकर, आपका घर हथियाकर ये आपको बिल्कुल निर्धन कर देगी, आपको भिखारी बनने पे मजबूर कर देगी। और 6,000 रुपए डीबीटी ट्रांसफर में किसी का घर चलता हो तो बताएं। आज की डेट में आखिरी बात कहूंगा कि पर कैपिटा इनकम आज से 2 साल पहले 5,989 रुपए हुआ करती थी, आज वो घट के 4,939 रुपए हो गई है। 4,939 रुपए में किसका घर चलता है पर एनम आय पे? ये बात जो है सरकार को समझनी चाहिए। और अगर ये बात वो नहीं समझेगी तो यही जनता उनको उखाड़ के फेंकेगी। ठीक। अभिजीत भाई, जिस तरीके से आपने विस्तृत रूप से बताया कि किस तरीके से पर कैपिटा इनकम घट गई, मैं डॉक्टर संदीप पांडे जी से रूबरू होऊंगा, उनसे बातचीत करना चाहूंगा, संवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसानी, खेती किसानी और के मुद्दे केंद्र बिंदु में आ गए, चाहे केंद्र के चाहे राज्यों में। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक संगठन भी चलाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि में अब आने वाले जो चुनाव, क्या ये किसानी के आंदोलन, ये किसानी के मुद्दे क्या अब मैनिफेस्टो के पार्ट रहेंगे? क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे, चुनावी मुद्दे रहेंगे, या ये फिर से जाति और धर्म के आधार पर बांटकर फिर वही खेती किसानी को बैक कर दिया जाएगा? प्रबल जी धन्यवाद। और मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि हमारे अनिल मिश्रा जी उन्नाव से जुड़े हैं, जो किसान हैं वहाँ, और हमारे सोशलिस्ट किसान सभा के अध्यक्ष भी हैं, तो आप थोड़ी उनकी भी राय ले लीजिएगा। अच्छा, हमारे पास समय की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 7 के थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल मुद्दा बनेगा, और ये मुद्दा ऐसे बनेगा, और हम लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अभी ये वैक्सीन का मामला देखिए, किसान जो है क्या मांग रहा है? किसान कह रहा है कि भाई हमने जो लागत लगाया है उसका आप हमें 1.5 गुना आप हमें हमारा जो मूल्य है वो आप दे दीजिए। 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। कल या परसों के अखबार में भी सरकार ने नई कीमतें जारी की हैं। ज्यादातर जो कीमतें हैं जैसे धान की है, वो लागत की 1.5 गुना ही दी गई है। कुछ चीजों पे थोड़ा ज्यादा दिया गया है, लेकिन ज्यादातर 1.5 गुना ही दिया जा रहा है। तो किसान की मांग सिर्फ इतनी है कि जो 1.5 गुना उसकी लागत मूल्य का उसको मिलना चाहिए, अपने उत्पाद का मूल्य, उसको वो एक कानूनी गारंटी के रूप में चाहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन सरकार उसको 1.5 गुना उसकी लागत का मूल्य भी देने को तैयार नहीं है, उसकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये बहुत अच्छा हुआ कि इस आंदोलन में कम से कम सरकार के अलावा, नरेंद्र मोदी के अलावा, अडानी अंबानी को भी सीधे निशाने पे लिया गया, क्योंकि असल में ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ही कानून बनाए गए हैं, या उनके जैसे पूंजीपतियों के लिए। अब आप देखिए उसके बाद क्या खेल हुआ।
उसके बाद खेल ये हो रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए टीके बनवाने का काम 2 कंपनियों को दिया गया। ये इस प्रधानमंत्री को इसको 2 ही पूंजीपति चाहिए, सिर्फ वो उनसे ही काम चलाता है। तो जैसे इसके पहले अडानी अंबानी का नाम आ रहा था, अब जो है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक का नाम आ रहा है। तो 150 रुपए पे ये टीका भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से खरीद रही थी। 150 रुपए पे अडार पूना वाला, जो अब ये देश छोड़ के भाग गया है और सरकार का 3000 करोड़ रुपया भी लेके भाग गया है, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उसने इंग्लैंड में जाके कारखाना लगा लिया है। तो आप सोचिए कि भारतीय पूंजी से इंग्लैंड में कारखाना लग रहा है, मतलब वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। तो 150 रुपए पे भी अडार पूना वाला का वक्तव्य है कि मुझे फायदा हो रहा था, बहुत फायदा नहीं हो रहा था लेकिन फायदा हो रहा था। तो 150 रुपए पे जिस टीके को वो भारत सरकार को बेच रहा था, उस पे फायदा हो रहा था, उसने अपने आप ऐलान कर दिया कि मैं इसको राज्य सरकारों को 600 रुपए में और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में बेचूंगा। यानी कि 150 रुपए में भी उसको फायदा हो रहा है, उससे वो 4 गुना पे राज्य सरकारों को बेच रहा है और 8 गुना पे निजी अस्पतालों को बेच रहा है। वो बाद में 100 रुपया उसने कम किया राज्य सरकारों वाला, लेकिन अभी भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो इन कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे, जिस तरह से वो कृषि के क्षेत्र में अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, अभी भी अपने खेल से बाज नहीं आए। सर्वोच्च न्यायालय का दबाव पड़ने के बाद अब उन्होंने बस इतना किया है कि जो 25% टीके राज्य सरकार को खरीदने थे, 500 रुपए इनसे सीरम से और 1200 रुपए जो निजी अस्पतालों को खरीदना था, और जो भारत बायोटेक का टीका है वो तो और भी महंगा है, वो जो खरीदना था 800 रुपए में या 700 रुपए में, तो वो सिर्फ राज्य सरकारों वाला ही केंद्र सरकार खरीदने को तैयार हुई है। जो निजी अस्पताल हैं उनको तो अभी भी 25% टीके खरीदने की छूट मिली रहेगी। तो ये अभी भी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम 25% टीकों पे निजी कंपनियां फायदा कमाएंगी और बहुत ज्यादा फायदा कमाएंगी। तो सवाल ये है कि आप किसान को 1.5 गुना देने को तैयार नहीं है और निजी कंपनियों को आप 8 गुना 10 गुना फायदा आप देने को तैयार हैं। ये कौन सी नीति है? ये कौन से लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है जो जनता के हित में काम नहीं करता? इसके दिमाग में यह घूमता है कि निजी कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचाए, क्योंकि निजी कंपनियों से चंदा लेने की इसने अब ऐसी व्यवस्था बना दी है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कि आप उसके बारे में पता नहीं कर सकते। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर आप किसी पार्टी को चंदा देंगे तो आपको चुनाव आयोग को भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक राजनीतिक दल की ऑडिट रिपोर्ट फाइल करता हूं हर एक साल, तो इस साल मुझे पता लगा कि अगर आपको 20,000 से ज्यादा का चंदा मिला किसी राजनीतिक दल को, तो उसको चुनाव आयोग को बताना पड़ता है, चंदा देने वाले के नाम, पते और उसके पैन कार्ड के साथ। लेकिन जो चुनावी बॉन्ड वाला जो मामला है, उसमें अगर कोई कंपनी 20,000 से ऊपर का चंदा दे रही है किसी राजनीतिक दल को, तो उस राजनीतिक दल को चुनाव आयोग को बताने की जरूरत ही नहीं है। बताइए ये कैसी अपारदर्शी व्यवस्था है कि चुनाव आयोग तक को नहीं पता चलेगा कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया। तो ये सारा खेल ये है कि अडानी, अंबानी, सीरम और भारत बायोटेक को फायदा पहुंचा के उनसे चुनावी चंदा लो। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने कितना पैसा ले लिया, और उस पैसे से ये चुनाव जीतने का काम, हारने के बाद भी विधायकों सांसदों को खरीदने का काम, दूसरों की सरकार गिराने का काम, अपनी सरकार बनाने का काम, ये जो खेल चल रहा है, ये जो कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, मैं समझता हूं कि व्यापार कैसे किया जाता है। अब इस देश के लोग इस प्रधानमंत्री का खेल समझ गए कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना और उनके पैसे से राजनीति करना, अब ये खेल इस देश में नहीं चलने वाला है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इसके पहले जब भी मैं इस सरकार के खिलाफ कोई ट्वीट करता था
या कुछ मैं वक्तव्य देता था तो वो ट्रोल किया जाता था। लेकिन आपको बता दूं कि अभी जो पिछले हफ्ते मैंने यही बात बोली जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, तो अब ट्रोल जो है एकदम बहुत कम हो गए, क्योंकि अब जो इनके समर्थक भी हैं, अब इनके समर्थकों को भी समझ में आ रहा है कि जबकि देश की प्राथमिकता यह होनी चाहिए थी कि आप जल्दी से जल्दी अपने 2/3 आबादी को टीका लगा दें, हमारा प्रधानमंत्री पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अभी भी 25% टीके निजी कंपनियों को बेचने के लिए उसने खुली छूट दे रखी है। तो ये बात धीरे धीरे जनता समझ रही है और मुझे नहीं लगता कि जो समर्थन नरेंद्र मोदी को फरवरी या मार्च के पहले प्राप्त था इस देश के अंदर, वो समर्थन अब दोबारा कभी मिलने वाला है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसमें अगर किसान की ताकत लग जाए, राकेश टिकैत जाके वहां मिले हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी इस समय इनके लिए एक चुनौती बनी हुई है। उन्होंने खुली घोषणा की है, परसों हिंदू अखबार में छपा है कि मोदी को सत्ता से हटाना अब मेरा उद्देश्य है। तो हमें लगता है कि किसान आंदोलन अगर अपनी ताकत लगा दे इसमें, और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में जैसे उसने बंगाल चुनाव में यह भूमिका ली थी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट न दे, तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन की एक निर्णायक भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में 22 में और देश के चुनाव में 24 में हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से हमें इस मूवमेंट के बारे में, किसान आंदोलन और जो उसके राजनीतिक प्रभाव और किस तरीके से चंदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हैं, चंदा लेने के लिए प्राइवेट कंपनी और कॉर्पोरेट कंपनियों को मुनाफाखोरी करा रहे हैं। अनिल मिश्रा जी, आपसे यह सवाल था हमारा, मैं प्रबल बोल रहा हूँ जी कि किस तरीके से आप किसान आंदोलन और आने वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि आप लखनऊ के पास आप हैं और वहां पे किसान आंदोलन वहां आप कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान आंदोलन का प्रभाव, और क्या ये जाति और धर्म के आधार पर जिस तरीके से बांटकर भारतीय जनता पार्टी ने वोट ले लिया था, क्या किसान आंदोलन के 6-7 महीने के बाद भी क्या वो जाति और धर्म के आधार पर किसान अभी गांव में वोट करेगा? इसके विषय में जरा आप हमें अपना। जी, अभी हालात तो कुछ इसी प्रकार के नजर आ रहे हैं और स्थिति यह है कि बंटवारा उनके जो नुमाइंदे हैं जाति धर्म को चलाने वाले लोग और जो उनके बाजीगर हैं वो पूरा प्रयासरत हैं, अपना अपना कुनबा इकट्ठा किया है। ये परिस्थिति गांव की है और उस प्रकार की किसी भी दल की कार्रवाई नहीं है जिस प्रकार सोशलिस्ट पार्टी इंडिया काम कर रहा है। जमीनी स्तर पर चादर ओढ़ करके सोने वाली बात है और ये स्थिति है कि आपस में फूट डालकर जैसा अंग्रेज करते रहे और तमाम लोग करते रहे, और ये पूंजीपतियों का जो खेल है वो खेल तो इसी प्रकार का चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि किसान जागरूक हुआ है, किसान जागरूक हुआ है, अभी मजबूत नहीं है और संगठित नहीं है। इसको करने की जरूरत है और मारा चारों तरफ से गया है, ये भी निश्चित है। और यूपी में ज्यादातर खेतिहर मजदूर है, यानी लघु और सीमांत कृषक है अधिकतर संख्या में। बड़ा किसान जो है वो 1% के स्तर पर है। बाकी एक तबका ऐसा है जो खेतिहर मजदूर है और एक तबका जो है वो लघु किसान है जो खेती पर ही आधारित है। और किसान की हालत आज से नहीं बल्कि ये सदियों पुरानी रही है और रजवाड़ों से लेकर सबने उसके ऊपर भार रखा है। और किसान की ये हालत है कि कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही पलता है और कर्ज ही उत्तराधिकार के रूप में अपने बच्चों को छोड़ जाता है। ये सदियों पुरानी परंपरा रही है और आज भी ये जो सरकारें आई इन्होंने उनको उस किसान को मजबूती देने के बजाय बल्कि उसको क्रेडिट कार्ड के कर्जे में और तगड़ा जकड़ दिया है।
हमें लगता है जो खेती पर आधारित है वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसान क्रेडिट कार्ड के कर्जे में न हो। सरकार की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। जो बीमा लागू किया, हमारे पास तो ऐसा एक पेशेंट है जो बीमार है, बीमा की बीमारी है उसको, और उसने पैसा जमा किया और तुरंत उसकी पूरी फसल चली गई, जिसकी कार्रवाई हमने बीमा कंपनी को और सारे साथियों को कराई और पूरे डिपार्टमेंट को, यहां तक कि डिप्टी डायरेक्टर और डीएम को भी कराई। और ये सब कराने के बाद आज नतीजा ये है कि वो कह रहे हैं कि लेखपाल की रिपोर्ट नहीं है। अरे भाई, जब बीमा की रिपोर्ट हमें बीमा कंपनी को रिपोर्ट दे दी तो लेखपाल की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी सब व्यवस्था है और स्थिति यह है कि जो सरकारी मशीनरी जिसको व्यवस्था कहा जाता है, वो व्यवस्था जनता पर हुकूमत कर रही है और जनता तो एक नौकर और एक भिखमंगे की तरीके से काम कर रही है और भारत का किसान उस तरीके से, क्योंकि जब व्यक्ति एकता और अनुशासन नहीं होगा तो वो तो बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति समाज में रहेगा। तो इसका अभाव है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया किसान सभा काम कर रही है, ये अगर उस भाव में काम करे, क्योंकि हमारे बीच में भी एक दिक्कत है कि कुछ लोग ये कहते हैं वो सपा हार जाएगी, वो बीजेपी हार जाएगी, फलाना हार जा रहे हैं। उससे मतलब थोड़ा है भाई, जिसको जनता ने नकारा है। हम चाहते हैं कि सारी पार्टियां जब किसान के साथ धोखा कर चुकी है तो नई पार्टी को लाकर हम खड़ा करें, और जिन पार्टियों से हम समझौता चाहते हैं, ये भी बात तय हुई है। तो समझौते के बारे में तो हमारा कहना है कि भाई वो आप लोग बुद्धिजीवी तबका जो है वो करे, हमें मंजूर है, हमें कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वो हारे हुए लोग हैं, उनको जनता ने नकारा है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव यदि लड़ना है तो युद्ध स्तर पर उसकी कार्रवाई हो और इनसे सत्ता छीनी जाए। और जब तक किसान का बेटा हुकूमत में नहीं आएगा, मजदूर का बेटा हुकूमत में नहीं आएगा, तो वो परिस्थिति बदलाव नहीं हो सकता और वो सपने साकार नहीं हो सकते। क्योंकि जो हमारे भाई सत्ता में व्यवस्था में चले गए हैं, उनको भी काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको भी उनके बीच में तमाम अड़ंगे डाले जा रहे हैं। ये सब स्थितियां हैं, सारी रिपोर्टें हैं, नाजुक हालत है और किसान मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश का। अनिल जी, और ऐसे में गरम लोहा है, हथौड़े की चोट की जरूरत है और जनता तो भाग कर हमारे साथ खड़ी होगी और हमें चुनाव जीतेंगे, ये भी निश्चित है। धन्यवाद। ये तयशुदा बात है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम चाहते हैं। हालात नाजुक है, ये अंतिम बात है। देखिए, जो सरकार के साथ 11 राउंड की बात हुई है, इस बातचीत में क्या हमारी आपत्तियां हैं इन कानूनों पर और क्यों हम इन कानूनों को वापस कराना चाहते हैं, ये विस्तार से हम लोगों ने सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बात की है। कृषि मंत्री और दूसरे मंत्रियों के साथ जो वार्ता हुई है तो अब कोई ऐसा संशोधन वाला तो मामला है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये साफ बता दिया है कि ये तीनों कानून ये गुलामी के दस्तावेज हैं, ये नए कंपनी राज को जो है देश में थोपने के कानून है, इसलिए इसको जो है कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जो कह रही है बार बार कि भाई आप बताओ क्या आपत्ति है, तो हमने तो बार बार कहा है कि आप भाई जो वार्ताएं हुई हैं अभी तक सरकार के पास, उन वार्ताओं की जो आपने रिकॉर्डिंग की है उसको जारी कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा हमने क्या कहा और आपने क्या कहा। जो 11 राउंड की बात है, उस 11 राउंड की बात की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी कैमरों में होगी, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आप उसको जारी कर दे सरकार, अपने आप पता चल जाएगा हमने क्या कहा है और सरकार ने क्या कहा है। लेकिन सरकार जो है दरअसल में भाग रही है। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आज जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में सरकार जो है देश की जनता को फिर झूठ बोल रही है, जैसे एमएसपी के बारे में अभी कह रही है, दूसरी बातों को कह रही है। सरकार भाग रही है, सरकार कह रही है कि हम वार्ता करना चाहते हैं, तो भाई सरकार न्योता भेजे ना। आज तक जो भी वार्ताएं होती हैं सरकार लिखित पत्र भेजती है, तमाम संगठन जो भी संगठन हमारी तरफ से वार्ता में जाते हैं
उन संगठनों के जो प्रमुख है, संगठनों के, उनके नाम से एक चिट्ठी, जो 40 संगठन, 40 जो नेता हमारे वार्ता के लिए जाते हैं, 40-41 वार्ता के लिए जाने वाले, उन नेताओं के नाम और उनके संगठन के नाम के सहित जो है वार्ता का आमंत्रण आता है सरकार की ओर से, लिखित जो है निमंत्रण आता है। तो सरकार वो लिखित निमंत्रण भेजे, उसके बाद वार्ता कौन किसान संगठन नहीं जाएगा। किसान संगठनों की ओर से, संयुक्त मोर्चे की ओर से तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री को कहा कि भाई पत्र भेजा कि इतना दिन जो है वार्ता को बंद हुए हुआ है, तो सरकार जो है और खुद प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें, प्रधानमंत्री वार्ता को शुरू करें। तो बात यह है कि सरकार दरअसल में वो भ्रम फैलाना चाहती है, झूठ बोल करके भ्रम फैलाना चाहती है। और अभी तो ये सरकार दरअसल में किसान आंदोलन ने इस पूरे देश की राजनीति को भी बदल दिया है, इस देश की पूरी राजनीतिक दिशा को बदल दिया है। और जो सरकार अभी तक एजेंडा बदलने में माहिर थी, वो सरकार अब अपनी छवि सुधारने के अभियान में लगी हुई है। तो ये इस किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस आंदोलन ने देश की राजनीति की पूरी धारा को बदला है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देखिए चुनाव नजदीक है और बीजेपी के अंदर क्या बेचैनी है, केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश। अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच की टकराहट की खबरें आपने देखी हैं। और अभी तो जो अंदर खाते पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए और अपनी छवि को सुधारने के लिए और आगे जो है चुनावों में अपना जो है कद बढ़ाने के लिए ये उत्तर प्रदेश का विभाजन करने की तरफ जा सकते हैं। जो अंदर खाते से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये उत्तर प्रदेश का विभाजन कर सकते हैं। और विभाजन इस लिहाज से कर सकते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, ये चाहते हैं कि उसको अगर हम हरित प्रदेश करके जो पहले से भी डिमांड है अलग कर देंगे, तो ये जो किसान आंदोलन ने उनकी जमीन उखाड़ी है, ये दोबारा से जो है एक राज्य देने के नाम पर उस खोई हुई जमीन को फिर प्राप्त कर लेंगे और बाकी उत्तर प्रदेश तो इनके साथ जो है रहेगा ही। ये इस खुशफहमी में है। लेकिन किसान संगठन अब जो है धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी, अभी हम लोगों की कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग थी सिंघू बॉर्डर पर, वहां भी उत्तर प्रदेश मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर के काफी चर्चाएं हुई हैं। बहुत जल्दी हम लोग जो है, पहले से भी प्रबल जी हम लोग सब लोग बातचीत कर रहे थे कि तमाम संगठनों को जो अभी भी गाजीपुर बॉर्डर नहीं पहुंचे हैं या जो अपने अपने इलाकों में भी इस मूवमेंट को ताकत दे रहे हैं, ऐसे तमाम संगठनों को लेकर के राकेश जी से भी बातचीत हुई है कि मिल करके हम लोग जो है एक बैठक बुलाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बड़ी मुहिम, जहां हम लोग भाजपा ये जो किसान विरोधी सरकार है, ये जो दोबारा से यहाँ कंपनी राज लाने वाली है और जो पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा भी बनी हुई है, तो इसको उखाड़ने के लिए हम जो है एक बड़ी ताकत किसानों की इकट्ठा करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और अभी तो 26 तारीख के लिए खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ करके एक कॉल जो है संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से कल हम लोगों ने बैठक में फैसला लिया है। तो हम चाहते हैं कि उस दिन पूरे देश भर में राजभवन की तरफ मार्च करने का भी आह्वान किया गया है कि वहां धरना हो, प्रदर्शन हो, लेकिन एक ज्ञापन जो है राष्ट्रपति के नाम राज्यपालों के माध्यम से किसान संगठन वहां से भेजें। तो लखनऊ में भी हम एक राजभवन मार्च का कार्यक्रम बनाए उस दिन, राष्ट्रपति के नाम इन 3 कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने, बिजली कानून और ये पराली और वगैरह से संबंधित और गन्ने का बकाया भुगतान वाला, इन सारे सवालों को जोड़ करके एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से हम लोग दें और सब किसान संगठन मिल करके उस दिन राकेश जी से तो मैं कहूंगा कि आप सेंटर में है और आपका आसपास में आधार भी है, हम सब लोग भी जितनी अपनी ताकत हो सकती है आसपास से उसमें बटोरें और 26 तारीख को जो हम लोगों ने किसान खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नारे के तहत जो राजभवन मार्च का कार्यक्रम किया है, तो लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम उस दिन आयोजित किया जाए और हम सब लोग उसमें जुटे।